हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 से। ठीक है, वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य हैं? तो आप सभी को पता है। देखिए, वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? अपने देश में हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है ना। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, ये वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य होंगे? उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण था ही, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? अब देखिए, आपको मैंने बोला था ना, प्रकृतिवाद से याद आएगा वो प्राकृतिक चीज़। कौन सी चीज़ प्राकृतिक होती है? तो आपको बताया था मैंने, रूसी जो आपके बालों में होती है वो प्राकृतिक होती है। और रूसी से याद आएगा आपको रूसो, याद कराया था मैंने, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए, आपको देखते ही याद आ जाएगा, प्रकृति देखते ही प्राकृतिक रूसी और रूसी रूसो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवाद को शिक्षा के चरमोत्कर्ष किसने प्रदान किया? ठीक है ना। देखिए, आपको याद होना चाहिए, प्रकृतिवाद की फिर बात किया, और जैसे ही प्रकृति की बात आएगी, प्राकृतिक क्या है? रूसो। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको याद है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? आपको ये बताना है। अब देखिए, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा है तो शिक्षण विधि में ही होगा, है कि नहीं। आगे आते हैं, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी है? आपको ये बताना है। अब देखिए, प्रकृति से याद आएगा आपको रूसी, रूसी से रूसो, लेकिन रूसो ऑप्शन में है नहीं। लेकिन आपको मैंने बताया था, प्रकृतिवादी, प्राकृतिक चीज़ें कहाँ मिलती हैं आपको? फल फूल, हरी सब्जियाँ। जब आप मॉल जाते हैं तो स्पेंसर्स के अंदर आपको मिलती हैं प्राकृतिक चीज़। आपको याद दिलाया था ना मैंने। तो देखिए, प्रकृतिवादी से याद आएगा आपको स्पेंसर्स, और यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? अब देखिए, कोई भी प्रयोजन आपको करना सीखना है। प्रयोजन यानी कोई फंक्शन, कोई भी प्रयोजन, ठीक। तो आपको अगर कोई प्रयोजन करना सीखना है तो कौन सिखा पाएगा? जिसके पास अनुभव होगा, जिसने वो प्रयोजन ऑलरेडी किया होगा, वही तो सिखा पाएगा आपको। तो प्रयोजनवादी शिक्षा कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। ठीक है, बस हो गया आपका काम। आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? अब देखिए, प्रयोजन से याद आएगा आपको तुरंत अनुभव, और अनुभव सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास है कि नहीं। हर चीज़ का अनुभव है भाई उनके पास। चांद पे भी पहले गए वो, तो उनके पास चांद पे जाने का अनुभव है। साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं वो, हर चीज़ का उनके पास अनुभव है। तो जब भी अनुभव की बात आएगी तो अमेरिका, है कि नहीं। तो प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है। गाइस, हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125, जिसमें दिया है पांडिचेरी में किसने आश्रम की स्थापना की? ठीक है, आश्रम की स्थापना की जाएगी, इसका मतलब वहाँ कोई रहेगा। और कहाँ? पांडिचेरी। तो जब पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना हो जाएगी तो फिर सब लोग वहाँ घूमने जाएंगे। और कोई जब पांडिचेरी जाएगा घूमने तो क्या करेगा? सबके बीच में घोषणा कर देगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आश्रम जा रहा हूँ। कौन सा आश्रम? पांडिचेरी वाले आश्रम। तो जब पांडिचेरी के प्रसिद्ध आश्रम में कोई जाएगा तो चुपचाप शांतिपूर्वक नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? एक्साइटमेंट में सबको बताएगा, सबके बीच में क्या करेगा? घोषणा करेगा, घोषणा कि अरे मैं पांडिचेरी के आश्रम जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि पांडिचेरी नॉर्मली तो लोग जाते नहीं हैं, है ना। तो जब भी जाएंगे, प्लान बनेगा किसी का, तो घोषणा करने लगेगा कि मैं पांडिचेरी के आश्रम जा रहा हूँ, वो आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है। तो किसने किया था? जिसके नाम में घोष आएगा, है कि नहीं। तो बस पांडिचेरी में किसने किया आश्रम की स्थापना? अरविंद घोष, क्योंकि हम पांडिचेरी जाएंगे तो घोषणा करेंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा, शिक्षक को एक माली, किसने कहा? भाई किसने कहा? कौन बोलेगा कि पाठशाला एक बाग की तरह है, शिशु एक पौधा की तरह है, शिक्षक एक माली की तरह? ऐसा होता है क्या? ये सब फालतू बातें हैं। ऐसा कभी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने देखा नहीं है, होता नहीं है। तो फालतू बातें कौन करेगा? फ्राबेल करेंगे, है कि नहीं? बताइए, रियल लाइफ में तो ये होता नहीं है। आप कभी देखेंगे ऐसे? ऐसे तो बस फालतू बातें हैं ये सब, कहने सुनने वाली। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। तो फालतू बातें फ्राबेल करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया, आंसर है यही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे सिंपल, मॉन्टेसरी में जैसे ही एम लिखेंगे आप, एम कितना? एम मतलब 3, तो 3 हो जाएगा आंसर। मॉन्टेसरी का एम
आप जैसे ही m लिखेंगे वो लगेगा कि 3 लिख रहे हैं आप, है कि नहीं। आखिर 3 ऐसे लिखते हैं, m भी ऐसे लिखते हैं, तो बस 3 आपको याद रहेगा। मॉन्टेसरी का m से 3 टिक लगा दीजिएगा बस आप। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ। अब देखिए, जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है ना, जनसंख्या के बारे में शिक्षा दी जाएगी। तो जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है। चाइना को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है लगभग। तो अब जब सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की होगी तो जनसंख्या के बारे में शिक्षा भी कहाँ दी जाएगी, जो प्रदेश सबसे बड़ा होगा। और भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, महाराष्ट्र है। तो अब आपको याद हो गया जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होगा, सबसे बड़ी है जनसंख्या भारत की, तो जहाँ सबसे बड़ा जगह होगा, सबसे बड़ा जगह कौन सा है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा आंसर। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, है ना, किस धारा में है आपको याद करना पड़ेगा भाई, धारा 45 में है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के स्थापित करने की शक्ति होती है, ठीक है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के स्थापित करने की शक्ति होती है, शक्ति शक्ति शक्ति, है ना। और जब आप शक्ति, जैसे ही शक्ति दिमाग में आता है तुरंत त्रिशूल याद आता है शंकर भगवान का आपको शक्ति के नाम पे। और जैसे शंकर भगवान हे नाथ, तो नाथ वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, शक्ति सबसे बलवान कौन, भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ठीक है। तो नाथ वाला ऑप्शन आप लगा देंगे, हो गया काम आपका। शक्ति होती है त्रिशूल में सबसे ज़्यादा, और त्रिशूल कौन लेता है, भोलेनाथ, नाथ, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए सबसे सिंपल है, ठीक है। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, इसका गलत आंसर दिया हुआ है। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी। अब देखिए, गीजू भाई कौन, भाई लोग। अब भाई लोग क्या करते हैं, सीधे लैंग्वेज में तो किसी से बात करते ही नहीं है। भाई लोग क्या बोलेंगे, ए शाले इधर आ, है ना। तो साला वर्ड कौन यूज़ करेगा, भाई लोग। तो इसलिए प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, है ना। तो जब साला वर्ड आएगा तो आपको याद आएगा भाई लोग, गीजू भाई, आपको याद हो गया, ठीक है गाइस। और ऐसे भी इसमें बॉ ऑप्शन दिया हुआ है ना, बॉ, ये वाला ऑप्शन डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, सभी को पता है। तो ये ऑप्शन कहीं से हो ही नहीं सकता करेक्ट, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास पुस्तक पढ़ाकर तो कभी कर नहीं सकते आप, न दंड देकर कर सकते हैं, है ना। शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके ही किया जा सकता है, बच्चों में राष्ट्र भावना प्रेरित करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है। क्रियाशील कब बनेंगे आप, जब कुछ क्रिया करेंगे। और क्रिया कब करते हैं आप, जब आप कला बनाते हैं, है ना। जब आप कला बनाते हैं तो तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, कभी गोला बनाएंगे, कभी डंडा करेंगे, कभी पाई खींचेंगे, तरह तरह की क्रियाएं कब करेंगे आप, कला बनाएंगे। तो इसलिए हस्तकला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए, आपको मैंने बताया था ना निस्पंदन सिद्धांत, आपको मैंने बताया था छनाई का सिद्धांत, बताया था ना छनाई का सिद्धांत, छान के उन लोगों को अलग कर देना किसने दिया था, मैकाले ने। और ये जो निस्पंदन सिद्धांत है वही सेम, बस उसका इंग्लिश नेम है ना, निस्पंदन, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना। निस्पंदन सिद्धांत, अर्धमुखी निस्पंदन सिद्धांत, तो ये दोनों चीज़ें, छनाई का सिद्धांत और निस्पंदन बिल्कुल एक ही हैं। तो किसने दिया था, वो मैकाले ने, ठीक है। तो आपको दोनों में से किसी नाम से पूछ सकता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्पंदन, या फिर अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या छनाई का सिद्धांत, किसी नाम से भी ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है किससे। अब आप बताइए दोस्तों, अब
खुद बताइए, जब आदर्शवाद की विवेचना, जब आप आदर्शवादी रहेंगे तो जीवन में हमेशा आप प्रगति करेंगे, है कि नहीं? कभी आपका पतन हो ही नहीं सकता। अगर आप आदर्शवादी होकर राम जी की तरह चलेंगे जीवन में तो आप हमेशा प्रगति करेंगे, है ना? तो आदर्शवाद, प्रगति, ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? अब देखिए, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है, आदर्शवादी बनना क्या है? आपका उद्देश्य है, तो इसलिए उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से लोग हैं? अब देखिए, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक आपको पहचानना है। तो जो रूसो थे, रूसी तो प्रकृतिवाद से संबंधित है, तो ये ऑप्शन अपने आप कट हो गया, है कि नहीं? अब देखिए, अब देखिए गाइस, आपको मैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ। आदर्शवाद की बात आएगी, है ना? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? अब देखिए, अगर आप आदर्शवादी, एक लड़का था जिसका नाम था बर्कले, वो बोला कि मैं आदर्शवादी नहीं बनूंगा। तो अब आदर्शवादी जो रहेगा उसकी प्रगति होगी, और जो आदर्शवादी नहीं रहेगा उसका पतन होगा। और जब पतन होगा, वो इंसान, पतन होना मतलब गिरना, गिरेगा तो उसको लगेगी बहुत तेज से चोट। तो चोट किसको लगी? बर्कले को। उसके बाद बर्कले गए परेशान होके, जो आदर्शवादी लोग थे उनके पास, उनको मिल के प्लेटो और सुकरात दोनों ने इलाज किया, बट दे कांट हील। तो प्लेटो सुकरात कांट हील बर्कले, ठीक है ना? प्लेटो सुकरात कांट हील बर्कले, ये लाइन आपको याद कर लेनी है बस, ठीक है ना? क्योंकि बर्कले आदर्शवादी बनना नहीं चाहता था, तो उसका पतन हुआ, और उसके बाद उसको जैसे ऐसी चोट लगी कि प्लेटो और सुकरात भी ठीक नहीं कर पाए। प्लेटो सुकरात कांट हील बर्कले, प्लेटो सुकरात कांट हील बर्कले, बस आपको याद हो गया। अगर आदर्शवादी नहीं बनेंगे तो प्लेटो और सुकरात भी आपको बचा नहीं पाएंगे, और बर्कले के साथ यही हुआ। तो प्लेटो सुकरात कांट हील बर्कले, बस आपको याद हो गया दोस्तों, याद हो गया। थैंक्स मत बोलिए, बस आप बढ़िया नंबर लेके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? अब आप बताइए, ये तो बच्चे को पता है, पहली सवाक फिल्म कौन सी थी भैया? आलम आरा, ये सबको पता है। जैसे ही आप हिंदी पढ़ेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था शक्ति। शक्ति से याद आएगा आपको, शक्ति होती है त्रिशूल, त्रिशूल से याद आएगा आपको भोलेनाथ, है ना? तो नाथ जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर 100 बताया गया, लेकिन ये आंसर जो है आपका गलत है, ठीक है? इस पर ध्यान मत दीजिए आप, रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा, है ना? जिस ऑप्शन में आपको नाथ मिलेगा वही सही आंसर होगा। शक्ति आप देख के नाथ लगा दीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं? दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या नहीं होता है वो बताना है आपको। व्यक्ति अपने स्थान पर ही सीखता है। हाँ, आप अपने घर पे रहते हैं और फॉरेन की या कोई मुंबई की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं, तो व्यक्ति अपने स्थान पर ही सीखता है। संचार माध्यम, कंप्यूटर के माध्यम से वो पढ़ाई कर लेता है, ठीक है? ये भी सही बात हो गई। शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर, हाँ, अपने घर पे रहता है शिक्षार्थी, कक्षा में तो रहता नहीं है। स्थान और समय का बड़ा महत्व नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी समय आप खोल के ऑनलाइन क्लासेस अपनी ले सकते हैं, वो रिकॉर्डेड सेशंस में रहता है। स्थान का भी कोई महत्व नहीं, आप चाहे अपने घर में रहें, चाहे गांव पे रहें, चाहे शहर में, कहीं भी रहें, स्थान का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पूछा था क्या नहीं आता है, तो स्थान और समय का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? बाकी सारे ऑप्शन वो जो है वो आते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? आप बताइए, गांधी जी बल देंगे, आप बताइए, गांधी जी के शरीर में ही बल नहीं था तो वो क्या बल देंगे? तो बल देने के लिए गांधी जी एक हाथ से देंगे, एक हाथ से देंगे तो कुछ बल नहीं लगा पाएंगे वो, है ना? तो वो दोनों हाथों का प्रयोग करके बल लगाएंगे, लेकिन दोनों हाथों का प्रयोग करके भी बल लगाएंगे तो भी उनके दोनों हाथों में भी उतना बल नहीं होगा जितना आपके एक हाथ में होगा, है ना? क्योंकि वो बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे। तो अब बल लगाने के लिए वो क्या करेंगे? दोनों हाथ, दोनों पैर, चारों से बल लगाएंगे वो, है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है गाइस, सॉरी, है ना? तो
गांधी जी ने बालकों की शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धति पे बल दिया? 4, क्योंकि वो दोनों हाथ दोनों पैर चारों से बल लगाएंगे, है ना। तो गाइस 4 आप याद रखेंगे बिल्कुल आप, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 143। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? तुरंत याद करिए आप, मैंने बताया था ना, ये शाला वाला वर्ड कौन यूज करेगा भाई, आप बताइए। मुंबई के जो भाई लोग हैं, भाई लोग मतलब गीजू भाई। गांधी जी शाला वर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। स्वामी जी तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इतने ज्ञानी थे, तो ये लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शाला शब्द का इस्तेमाल कौन करेगा? भाई, गीजू भाई, है ना। बस आंसर बहुत सही हो जाएगा, ठीक। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 144, ठीक है। 144 में क्या लिखा है? शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश किसने बल दिया इस बात पे? अब देखिए, आत्म उदाहरण, अपने आप को किसका उदाहरण देते हैं आप? राधे कृष्ण का। किसका अनुसरण करते हैं जीवन में आप? राधे कृष्ण का। किसके निर्देशन में आप चलना स्वीकार करेंगे? राधे कृष्ण के। अभ्यास व चिंतन निरंतर किसका करते हैं आप? राधे कृष्ण का। तो ये चारों जैसे ही आप देखेंगे आपको याद आएंगे, राधे कृष्ण। तो डॉक्टर राधा कृष्णन आंसर सही हो जाएगा आपका। आपको याद हो गया, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर देंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन था? सभी को पता है कौन सा संस्कार था भैया? उपनयन संस्कार। क्यों? उपनयन संस्कार में क्या होता है? जनेऊ होता था बच्चे का, ठीक है। तो वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद वो शिक्षा दीक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकलता था बच्चा। उपनयन संस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी कहाँ? देखिए, नॉर्मल शिक्षा जो है बच्चे अपना जाते थे ऋषि महर्षि के आश्रम में पढ़ते थे, और उच्च शिक्षाएं कहाँ दी जाती थी? राष्ट्रकूलों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित कब हुआ था? आपको ये बताना है गाइस, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। राधा कृष्णन आयोग ने किसकी संस्तुतियां संबंधित थी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब गाइस बताइए, राधा कृष्ण जी जो हैं, अब राधा कृष्ण जैसे ये नाम जो है वो ना मध्य से संबंधित होगा, प्राथमिक यानी निचले स्तर से, ये भी नहीं, ये नाम हमेशा उच्च स्तर से संबंधित होगा। राधा कृष्ण जो बोलेगा वो जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उच्च शिक्षा से संबंधित होगा राधा कृष्ण आयोग, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 149, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। अब बताइए, विश्वविद्यालय शिक्षा कौन सी है? उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा देखते ही आपको याद आएगा राधा कृष्ण। तो आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। सब याद होता जा रहा है आपको, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम के एक दिन पहले बस देख लीजिएगा एक बार और वीडियो। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? अब गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको याद होगा आपको, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय क्या है? परिवार यानी घर। और जब घर पे रह के बच्चा पढ़ेगा तो आपको याद होगा, घर पे रह के जब वो ज्ञान ग्रहण करता है, घर में ही उसको पता चलता है कि ये पेस्ट है ना। पेस्ट के बारे में मैंने बताया था, घर पे बालक को पता चलता है। तो जब परिवार का बात आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा वो पेस्ट, क्योंकि घर पे बच्चे को पेस्ट के बारे में जानकारी मिली थी, तो पेस्टोलॉजी हो जाएगा, एकदम आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का, ये कौन कहेगा? अब देखिए, फ्राबेल क्या है? फ्राबेल तो अलग फालतू बातें कर रहे थे, ये हो नहीं सकते हैं। ड्यूवी तो ड्यूपी है, ड्यूपी के कहीं चले गए, है ना। ये डर के आगे जीत, अपना गए बाइक उड़ाने, तो ड्यूवी भी नहीं हो सकते। रूसो तो प्रकृति की बातें कर रहे थे, कुछ प्राकृतिक वाकृतिक, तो बचा क्या? एडिसन। तो जो ऑप्शन बच गया वही सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? अरे भाई, वर्तमान समय में तो औपचारिक शिक्षा भी दी जा रही है, अनौपचारिक शिक्षा भी दी जा रही है, निरौपचारिक शिक्षा भी दी, तो सब शिक्षा चल रहा है भैया, जहाँ से मिला है, जैसे लेना है वैसे लीजिए, ठीक है। तो उपर्युक्त तीनों निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन से नहीं है?
औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन के साधन कौन कौन से नहीं। ठीक है, विद्यालय में फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं कि आप अपना सो रहे हैं जैसे मन करे वैसे पढ़ रहे, इनफॉर्मल नहीं। ठीक है, पुस्तकालय में भी आपको फॉर्मल होकर बैठना पड़ेगा एकदम। ठीक है, संग्रहालय में जाएंगे वहाँ भी आपको एकदम फॉर्मल होकर बैठना पड़ेगा। लेकिन परिवार में जैसे मन करे वैसे, जिस भाषा में मन करे आप अपना शिक्षा ले रहे हैं, है कि नहीं। भोजपुरी में शिक्षा ले रहे हैं, लोग अपना परिवार में शिक्षित करते रहते हैं, आपको पिताजी ज्ञान की बातें बताते रहेंगे, जिस भाषा में मन करे बताएं, चाहे जिस पोस्चर में सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल है वो सब, है ना, तो वो परिवार होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन सा है। अब आप देखिए, आप तुरंत बता लेंगे आप। परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, टीवी, चलचित्र, ये सब क्या है, सब अनौपचारिक साधन है। औपचारिक में क्या है, पुस्तकालय, ग्रंथालय, विद्यालय, ये सब चीज़ें जो है आती हैं। तो अनौपचारिक में क्या हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली आप देखेंगे जिस भी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन मिल गया, उपर्युक्त सभी, तो लगाना ही वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या होगा भैया। न सिलेबस है, न पाठ्यक्रम है, न विद्यालय है, तो अनौपचारिक शिक्षा है, सभी को पता है वो तो। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है बताइए। तो ये तो उत्तर दिया ही नहीं है, ये मैं गाइस आपको नेट से सर्च करके फिर मैं बता दूंगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी मैंने जस्ट सर्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है फ्राबेल। ठीक है, सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता आवश्यक है, ये फ्राबेल का कथन है। ठीक है, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी। अब देखिए, जैसे ही ड्यूवी ड्यू पी लेगा, ड्यू पीने के बाद वो क्या करेगा, डी से ड्यू, डी से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बातें करने लगेगा वो। ठीक है, ड्यू पी के कहेगा हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमको हमारा शासन चाहिए, किसी की बात नहीं मानेंगे, डेमोक्रेसी की बात करने लगेगा ड्यू पी के, वो पगला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अब आप खुद बताइए, सबसे ज़्यादा जल का इस्तेमाल कब करते हैं आप, होली में, और होली कब आती है, मार्च में, है कि नहीं। तो मार्च में विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कितने मार्च को, तो होली में भाई भाई आपस में गले मिलते हैं, भाई भाई यानी 22, है कि नहीं। तो बस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि भाई भाई होली में गले मिलता है मार्च में, तो 22 मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। अब देखिए गाइस, मैंने आपको अभी याद कराया था, जनसंख्या शिक्षा कहाँ शुरू हुई थी, जो सबसे बड़ा राज्य होगा, सबसे बड़ा राज्य क्या था, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आंसर। अब देखिए गाइस, प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार की बात हो रही है, और जो भी सेमिनार प्रथम बार होगा तो सब लोग जो भी उसकी व्यवस्था में लगे हैं, वो सब लोग जब तक वो सेमिनार ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो प्रथम सेमिनार है और जनसंख्या शिक्षा पे है, इसका मतलब बहुत सारी जनसंख्या वहाँ आई होगी। तो जब तक वो सेमिनार ख़त्म नहीं हो जाएगा, व्यवस्थापक क्या रहेंगे, चिंतित रहेंगे कि हे ठीक से हो जाए, सब सारा काम ठीक से हो जाए, वो चिंतित रहेंगे, इसलिए चेन्नई में। बस आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है। गाइस 160, आपको मैंने 160 क्वेश्चन करा दिए, आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे गाइस। बाय बाय।